हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। यह क्लास आपकी संस्कृत विषय की रहने वाली है। इसमें आपका प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वह आपका सॉल्व होगा, जो कि आपका 2018 का है। कब का? 2018 का प्रश्न पत्र है। तो जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो जिन भी साथियों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और आप सभी का स्वागत है कक्षा में। सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके ज़रूर बताएं, रिप्लाई कर दीजिए। क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर से हैं, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर से हैं, तो ये मत समझिए कि अगर थर्ड सेमेस्टर इसमें पढ़ा है, आपके थंबनेल में जो आपको स्क्रीन पर देखा कि इसमें 33 सेमेस्टर लिखा है, तो आप ये मत समझिए कि हम फर्स्ट सेमेस्टर के हैं तो हम यह क्लास को नहीं देखेंगे, या थर्ड सेमेस्टर वाला यह ना समझे कि यह फर्स्ट सेमेस्टर का है तो हम इस क्लास को नहीं देखेंगे। क्योंकि जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर में ये दोनों ही सिलेबस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जब स्टेट सुपर टेट की परीक्षा देंगे तो आपके इन दोनों ही सिलेबस से प्रश्न बनेंगे। और आपके देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ भाग फर्स्ट सेमेस्टर में है और कुछ भाग थर्ड सेमेस्टर में है। तो कुछ प्रश्न फर्स्ट सेमेस्टर से बनते हैं और कुछ प्रश्न थर्ड सेमेस्टर से बनते हैं। तो दोनों को आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि दोनों में 7 सब्जेक्ट हैं। तो आप थोड़ा सा रिवीजन जरूर कर लें। फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस पढ़ लें सारा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लें, और थर्ड के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लें, उसका सिलेबस ना पढ़ें। चलिए ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इसमें आप देखिए संस्कृत 33 सेमेस्टर का यह आपका प्रश्न पत्र है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के हैं तो ये मत सोचिए कि ये 33 सेमेस्टर का है तो हम इस प्रश्न पत्र को नहीं देखेंगे। थोड़ी 20 मिनट की क्लास है तो 20 मिनट में आपका क्या चला जाएगा? आपको कुछ लाभ ही तो होगा। ऐसा तो है नहीं कुछ आपके पास से चला जाए। तो आपको लाभ होना है, तो लाभ जब होगा तो आपको चाहे थर्ड सेमेस्टर की हो चाहे फर्स्ट सेमेस्टर की, क्योंकि आपको आगे थर्ड सेमेस्टर भी करना है, तो आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो सही रहेगा ना। और कुछ प्रश्न आपके इसमें से फर्स्ट सेमेस्टर में बनते हैं जो आपका, अब देखिए जैसे आपका पहला प्रश्न है आपकी परीक्षा का, देखिए 2018 का की परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है ये आपका। 5 आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, 5 को देखिएगा। देखिए पहला प्रश्न है आपका, संस्कृत में भविष्यत काल के प्रयोग के लिए लकार का प्रयोग किया जाता है। देखिए यह प्रश्न आपका फर्स्ट सेमेस्टर में भी पूछा जाता है और पूछा जा सकता है, क्योंकि जो लकार हैं ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर में भी दिए हैं और आपको थर्ड सेमेस्टर में भी दिए हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? पहला ही प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। कह रहा है संस्कृत में भविष्यत काल के प्रयोग के लिए लकार का प्रयोग किया जाता है। तो लट लकार का, लोट लकार का, लिट लकार का, लंग लकार का। बताइए, फटाफट से आंसर करिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पत्र को अच्छे तरीके से समझें और अंत तक जरूर देखें क्लास को। कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्लास के अंत में, क्लास के बाद में आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे कह सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो संस्कृत में भविष्य काल के प्रयोग के लिए लकार का जो प्रयोग होता है वह लिट लकार का प्रयोग होता है। शा विकल्प आपका सही है। प्रश्न आपका दूसरा है, संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप है उपरोक्त, उपर्युक्त, उपयुक्त, उपरियुक्त। ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। तो संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से जो शुद्ध रूप है वह आपका उपर्युक्त है, यानी कि बा विकल्प सही है। प्रश्न आपका है 3। देखिए संख्यावाची आपका फर्स्ट सेमेस्टर में भी है और थर्ड में भी है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये मत समझिए कि हम फर्स्ट सेमेस्टर के हैं तो हम थर्ड का नहीं पढ़ेंगे, या थर्ड के हैं तो फर्स्ट का नहीं पढ़ेंगे। संख्यावाची शब्द षणवती अंक का वाचक है। 69, 96, 79, 66। प्रश्न संख्या 3। तो षणवती अंक का जो वाचक है वह है 96, यानी कि बा ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न आपका 4 है, कर्ता का इष्टतम कारक है। देखिए यानी कि कारक जो हैं वह आपके फर्स्ट सेमेस्टर में भी हैं और थर्ड सेमेस्टर में भी हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न आपके लिए।
कर्ता का इष्टतम कारक है संबंध, करण, संप्रदान, कर्म। बताइए, फटाफट से आंसर करिए। तो कर्ता का जो इष्टतम कारक है वह है कर्म, यानी कि द विकल्प आपका सही है। प्रश्न आपका 5 है, देखिए संधि, ये भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, थर्ड में भी है। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आकाश वर्णे दीर्घा सूत्र है अयादि संधि का, गुण संधि का, दीर्घ संधि का, यड़ संधि का। इसका आंसर आपके प्रश्न में भी छुपा है। तो इसमें आपका देखिए आकाश वर्णे दीर्घ सूत्र है दीर्घ संधि का, यानी कि सा विकल्प सही है। तो आपने 5 प्रश्नों को किया, 5 नंबर आपको प्राप्त होते हैं। इसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं, जो कि आपके 6 प्रश्न रहेंगे, एक एक नंबर के। समझिएगा एक एक प्रश्नों को अच्छी तरीके से। देखिए प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 है आपकी स्क्रीन पर। प्रारब्ध मुक्त मजनाम ना परिव्यजन्ति। श्लोकांश का अर्थ है, लिखना है, इसका उत्तर में आपको लिखना है कि प्रारब्ध कर्म घटना अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति शरीर के रहने तक रहती है, परंतु ज्ञानी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस श्लोकांश का यह अर्थ है। आपको सिर्फ, आपको देखिए प्रश्न आपको दिया होगा, आपको उत्तर डाल के सिर्फ ऐसे ही आंसर लिखना है, बाकी कोई गाथा नहीं लिखनी है, ना प्रश्न लिखना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है आपका, प्रश्न संख्या 7 है, युष्मत शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन का रूप लिखिए। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर का भी प्रश्न है और थर्ड का भी प्रश्न है। युष्मत शब्द के 3 वचन, देखिए विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा विभक्ति त्वम, युवाम, यूयम, यानी कि प्रथमा विभक्ति तीनों वचन है आपके, त्वम, युवाम, यूयम। इतना आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में सिर्फ इतना ही आंसर लिखना है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है आपका, बले में याचते वसुधाम में बलि का कर्म संज्ञा विधायक सूत्र लिखिए। यानी कि देखिए उत्तर डाल के लिखना है आपको कि धरती पर बल ही पूजनीय है। जिस प्रकार चींटी अपने बल के द्वारा कार्य करती है, तो यह कार्य क्या है, कर्म संज्ञा विधायक सूत्र में आता है। तो सूत्र है आपका, सूत्र का देखिए, इस पृथ्वी पर कर्म है, यानी कि प्रधान क्या है, पूज्य है, पूज्य है, क्या है, पूज्य है। तो यह आपका देखिए संज्ञा विधायक सूत्र आपका इतना ही होगा, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, क्योंकि बाकी आपको इस का अर्थ दिया है। प्रश्न संख्या 9 है आपका, श्याम बुद्धिमान लड़का है, वाक्य का संस्कृत अनुवाद कीजिए। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी है, थर्ड के लिए भी है। श्यामा बुद्धिमाना बालका अस्ति। आपको सिर्फ इतना ही आंसर देना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। श्याम यानी कि श्यामा, बुद्धिमान यानी कि बुद्धिमाना, लड़का यानी कि बालका, अस्ति, श्यामा बुद्धिमाना बालका अस्ति। प्रश्न संख्या 10 है आपका, पितरौ शब्द का समास विग्रह एवं समास का नाम लिखिए। तो देखिए पितरौ में आपका समास विच्छेद होगा, माता व पिता, माता व पिता चा, यानी कि पितरौ, ये समास विग्रह हो गया। समास क्या है इसमें, यह समास एक शेष द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, क्योंकि माता और पिता 2 हैं, तो आपका हो गया द्वंद्व समास। प्रश्न आपका 11 है, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो देखिए अक प्रत्याहार के आ, ई, उ, री, ली, यानी कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत 5 वर्ड आते हैं। अगर आपसे बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछ दिया जाए कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं, 5, 3, 4, 2, तो आपको आंसर देना है 5। कितने, 5। अगर आपको अति लघु उत्तरीय में दिया है तो आपको उत्तर डाल के सिर्फ इतना ही लिखना है, आ, ई, उ, री, ली। अ,
ई उ री ली, ये 5 वर्ड आते हैं अक प्रत्याहार के अंतर्गत। तो दोस्तों ये थे आपके 6 प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्नों के, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के। अब आप पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों के, जो कि आपके 7 होंगे, है ना। ये आपके 2-2 नंबर के रहेंगे। बाकी ये प्रश्न आपके 1-1 नंबर के थे। अब आप 2 नंबर के प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि आपके 2-2 नंबर के रहने वाले हैं। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न 12 है, संस्कृत शिक्षण की विधियां लिखिए। तो संस्कृत शिक्षण की विधियां आपको लिखनी है, तो आप किस तरह से लिखेंगे? देखिए इसमें हम सारी विधियों को आपको बता देंगे, लेकिन आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है कि संस्कृत शिक्षण की निम्नलिखित विधियां हैं, और आपकी 2 विधियां लिखना है जो भी आपको समझ में आए। मैं आपको लगभग 5 विधियां बताऊंगा, आप उनमें से 2 लिख देंगे और 2 नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। संस्कृत शिक्षण की विधियां देखिए, पहला आपका है निगमनात्मक तथा आगमनात्मक विधि। देखिए निगमनात्मक का कोई सामान्य सिद्धांत बताकर उसकी जांच या पुष्टि के लिए अनेक उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं, अगर आपसे किसी ने कह दिया कि यह कार्य कैसे हुआ, तो आप क्या है उसकी पुष्टि करेंगे, उसको उदाहरण के तौर पर समझाएंगे। आगमनात्मक में पहले अनेक उदाहरण देकर छात्रों से कोई सामान्य नियम निकलवाया जाता है। जैसे आपने क्या किया, छात्रों को एक प्रश्न दे दिया, गणित विषय से कोई भी एक प्रश्न दे दिया और कहा इसको सॉल्व करो, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले शिक्षक क्या करता है कि उस छात्र को उसी प्रश्न के तौर के आधार पर उदाहरण देगा, कई एक उदाहरण देगा ना, तब बच्चा क्या करेगा, उसको क्या है सामान्य नियम निकलवाया जाता है, यानी कि उसको सॉल्व करेगा। पहले शिक्षक उदाहरण देगा, उसके बाद में सॉल्व करेगा। ये हो गए निगमनात्मक तथा आगमनात्मक विधि। अब आते हैं दूसरे पर, संश्लेषणात्मक तथा विश्लेषणात्मक विधि, यानी कि पाठ्य वस्तु को उपस्थित करने का ढंग यदि ऐसा है कि पहले अंशों का देकर तब पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है ना, उसे क्या कहते हैं, संश्लेषणात्मक कहलाता है। यदि पहले वाक्य सिखाकर तब शब्द और अंत में वर्ड सिखाए जाएं तो विश्लेषणात्मक विधि कहलाती है। ठीक है, इसके बाद में तीसरा है आपका वस्तु विधि। बच्चों को पढ़ाने के लिए वस्तुओं का प्रदर्शन करके उनके विषय में ज्ञान प्रदान किया जाता है। वस्तु विधि से आपका अर्थ है कि कोई भी वस्तु है, आप बच्चों को दिखाएंगे, उसका प्रदर्शन करेंगे, तब उसके ज्ञान में उसके विषय में क्या होगा, उसे ज्ञान होगा। जहाँ मूर्त में अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है ना। मूर्त यानी कि छोटी सी चीज़ें नहीं, मूर्ति जो कि आपकी सिखाई जाती हैं, मूर्त जो कि आपकी दिखाई देती हैं वो चीज़ें। अमूर्त यानी कि उसकी सोच को विकसित किया जाता है। इसके बाद में 4 है दृष्टांत विधि। इसमें चित्रपट आदि के सहारे वस्तु का स्पष्टीकरण किया जाता है, साथ ही उपमा उदाहरण आदि के लिए विषय का स्पष्टीकरण हो सकता है। कोई भी वस्तु है, उसकी उपमा की और उसका उदाहरण दिया, ये क्या है, उसका स्पष्टीकरण है, यानी कि दृष्टांत विधि है। इसके बाद में 5वां है आपका प्रश्नोत्तर विधि। क्या है प्रश्नोत्तर विधि? प्रश्न यद्यपि एक युक्ति है, फिर भी इस विधि का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। इस विधि का प्रयोग क्या है, सर्वाधिक किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं। तो यह थी आपकी 5 विधियां। तो आपका प्रश्न था कि संस्कृत शिक्षण की विधियां देखिए, तो विधियां 2 आपको जो लिखनी है, आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो विधियां लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, 5 को नहीं लिखना है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 13 है आपका, सस्वर पठन के उद्देश्य लिखिए। सस्वर पठन के उद्देश्य देखिए, इसमें भी आपको लगभग हम 4 उद्देश्य बताएंगे, आपको 3 उद्देश्य अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है समझकर।
सस्वर पठन के उद्देश्य, पहला है आपका पढ़ते समय स्वरों के उतार चढ़ाव तथा विराम आदि का ध्यान रखना। दूसरा आपका है पढ़े हुए विषय को छात्र दूसरों को भी समझा सके, इतनी क्षमता उत्पन्न कराना या करना। तीसरा आपको दिया है छात्रों में ऐसी योग्यता पैदा करना कि वह पाठ का पठन इस प्रकार से कर सकें कि सुनने वाला सरलता से समझ सके, इसलिए क्या कहते हैं सस्वर पठन कराया जाता है। चौथा देखिए आप, चौथा पॉइंट है सस्वर पठन से छात्रों की झिझक दूर होती है। छात्रों की झिझक क्या होती है, दूर होती है। अगर वह बोलेगा ही नहीं किसी के सामने, बिल्कुल शांत रहेगा या आप उसको शांत रखेंगे तो उसकी झिझक दूर नहीं होगी। जब वह एक ग्रुप में रहेगा, बोलेगा, चार बातें आप कहेंगे, चार बातें वो कहेगा, तो एक दूसरे की बातें जब सुनेंगे तो उसकी झिझक क्या है, दूर हो जाएगी। सस्वर पठन से निडरता आती है, आत्मविश्वास का गुण पैदा होता है। तो ये चार गुण हैं आपके, चार पठन के उद्देश्य हैं। तो आप इनमें से क्या करिए, 3 लिख दीजिए, आपको 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। ओके, प्रश्न संख्या 14 है आपका। देखिए अब ये प्रश्न आपका पहले सेमेस्टर में पूछा जाता है और थर्ड सेमेस्टर में भी पूछा जाता है, क्योंकि संस्कृत के नाम है। निम्नलिखित शब्दों के नाम संस्कृत में लिखिए। परवल, बैल, हाथी, कबूतर, मिर्च, केला, हंस, लाल। देखिए उत्तर डाल के लिखना है आपको। परवल का होता है कुलवन, कुलकम, क्या होता है, कुलकम। बैल को कहते हैं वृषभा, मिर्च को कहते हैं मरीचिका, हंस को संस्कृत में कहते हैं मराला, हाथी को संस्कृत में कहते हैं हस्ती, कबूतर को संस्कृत में कहते हैं कपोता, केला को संस्कृत में कहते हैं कदलीफलम, लाल को कहते हैं रक्ता। इन सभी नामों को नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 15 है आपका। 15 दिया है 11 से 20 तक के संख्यावाचक शब्दों को संस्कृत में लिखिए। यह प्रश्न आपका फर्स्ट सेमेस्टर में भी पूछा जाता है और थर्ड में भी पूछा गया है। देख लीजिए। 11 को कहते हैं संस्कृत में एकादश, 12 को कहते हैं द्वादश, 13 को कहते हैं त्रयोदश, 14 को कहते हैं चतुर्दश, 15 को कहते हैं पंचदशा। इसके बाद में 20 तक पूछा है ना। 16 को कहते हैं षोडश, 17 को कहते हैं सप्तदशा, 18 को कहते हैं अष्टादशा, 19 को कहते हैं एकोनविंशति, 20 को कहते हैं विंशति। इस तरह से आप 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है आपका। इसके बाद में 16वां है आपका। 16वां प्रश्न समझिएगा। श्लोक है आपका, फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जाता है और थर्ड में भी पूछा गया है। निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखिए। तेजो असि तेजो महि देहि, वीरमसि वीरमहि देहि, बलमसि बलम महि देहि, ओजो असि ओजो महि देहि। ये आपका श्लोक है। तेजो असि तेजो महि देहि, वीरमसि वीर महि देहि, बलमसि बलम महि देहि, ओजो असि ओजो महि देहि। इसका अर्थ है आपका, देखिए समझिएगा, आपको उत्तर डाल के लिखना है। हे ईश्वर तुम तेज स्वरूप हो। तुम क्या हो? तुम तेज स्वरूप हो। मुझ में तेज स्थापित करो। यानी कि आप तेज स्वरूप हैं, आप मुझ में क्या करें? तेज स्थापित करें। तुम शक्ति स्वरूप हो, यानी कि आप क्या हैं? शक्ति स्वरूप हैं। मुझ में शक्ति स्थापित करो। आप क्या हैं? सामर्थ्यवान हैं। आप क्या है? हे ईश्वर आप सामर्थ्यवान हैं, मुझ में सामर्थ्य स्थापित करो, मुझ में सामर्थ्य प्रदान करो। तुम ओज स्वरूप हो, यानी कि आप ओज स्वरूप हैं, तो मुझ में क्या है? ओज स्थापित करो। यह आपका श्लोक का अर्थ है। देख लीजिए। हे ईश्वर आप तेज स्वरूप हैं, मुझ में तेज स्थापित करो। आप शक्ति स्वरूप हैं, मुझ में शक्ति स्थापित करो। आप सामर्थ्यवान हैं, मुझ में सामर्थ्य स्थापित करो। आप ओजवान हैं या ओज स्वरूप हैं, मुझ में ओज स्थापित करो। इस श्लोक का यही अर्थ है। ऐसे ही आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 17 है।
पठ धातु का लट लकार का रूप लिखिए। फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा गया और थर्ड में भी पूछा गया। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मत समझिए कि इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए भी है और थर्ड के लिए भी है। 17 है पठ धातु का लट लकार का रूप लिखिए, यानी कि पठ धातु का लट लकार का रूप वर्तमान काल में आपको लिखना है। लट लकार होता है वर्तमान काल। देखिए पठति पठता पठन्ति, पठसि पठता पठत, पठामि पठावा पठामा, ऐसे आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 18 है, आपका दिया है निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। देखिएगा एक एक अनुवाद को करेंगे अच्छी तरीके से। पहला आपका दिया है छात्र चला गया है। छात्र चला गया है तो छात्र को आप लिख सकते हैं छात्रा। छात्रा चला गया यानी कि अचलती। छात्र चला गया, छात्रा अचलती। दूसरा है यह घर सुंदर है। यह यानी कि यह घर सुंदर है तो ग्रहम सुंदर है तो सुंदरम अस्ति। यह घर सुंदर है। तीसरा आपका दिया है मैं चित्र को देखता हूँ। मैं चित्र को देखता हूँ तो अहम चित्र को यानी कि चित्रम देखता हूँ तो आपका हो जाएगा पश्यामी। अहम चित्रम पश्यामी यानी कि मैं चित्र को देखता हूँ। 4 दिया है गुरु को नमस्कार है। गुरु को नमस्कार है तो आपको लिखना है गुरु को गुरुवे नमः। गुरु को नमस्कार है। इस तरह से आपका वाक्य जो है संस्कृत में बन गए। ऐसे ही आपको अपनी परीक्षा में बनाना है। उत्तर पुस्तिका पर आपको ये वाक्य नहीं लिखने हैं, सिर्फ संस्कृत बनाना है। ओके, 2 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। वाक्य को नोट डाउन ज़रूर कर लीजिए। चलिए, ये थी दोस्तों आज की क्लास जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व किया करिए क्योंकि इससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है और बहुत लाभ मिलेगा। इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर पढ़ा करिए। एक बार सिलेबस को ना पढ़ें लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर को ज़रूर पढ़ें। ओके, जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि आपकी क्लासेस इसी तरीके से मिलेंगी। क्योंकि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा वही इस चैनल के माध्यम से आपको कराया जाएगा। फालतू की चीज़ें कुछ नहीं होंगी। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बाकी टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, इसका PDF आपको वहीं प्राप्त हो जाएगा। ऑल सोशल मीडिया हैंडल से आप जुड़ सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल से, है ना। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत,